जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बेटा, हमने एक फ्री बैच स्टार्ट किया है और आज उसका हमारा तीसरा सेशन होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बेटा लास्ट के 2 सेशन नहीं देखे हैं, आप जाके देखो, आपको वहाँ से जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट के बेटा 2 सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस हमारा हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5 year ago राम वॉज 3 times as old as Shyam. ठीक है, 4 year from now Ram will be only twice as old as Shyam. What is the present age of Ram? तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। क्या है पहला मेथड? अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, उसने क्या बोला है 5 साल पहले, तो मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, तो मान लो बेटा ये आर है इसकी और ये क्या है एस। उसने क्या बोला है 5 साल पहले। तो एजेस वाले क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि अगर हम 5 साल हम पीछे जाएंगे तो दोनों की एज में से 5 साल माइनस हो जाएंगे। तो 5 साल पहले की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? R-5 एंड S-5। 5 साल पहले था क्या? जो राम की एज है ना वो बेटा श्याम के 3 गुना है। ठीक है, श्याम के 3 गुना है। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी कि R-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S-15। तो आप बोलोगे यहां से R-3S विच इज इक्वल टू माइनस का 10, और अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 3S माइनस R इज इक्वल टू 10। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर आपको बेटा शॉर्टकट आता है तो इतनी देर में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों मेथड जो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद। तो अगर आज उनकी एज R और S है तो बेटा आफ्टर 4 years उनकी एज क्या हो जाएगी? तो R+4 एंड S+4। 4 साल बाद हुआ क्या? जो राम की एज है ना वो श्याम के दुगना है। तो दूसरी इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी। तो R+4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S+8 विच इज इक्वल टू, जब आप लिखोगे तो R-2S इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और अगर मैं इस वाली इक्वेशन को यूज करूं तो R-3S इज इक्वल टू हो जाएगा -10। दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस प्लस प्लस, हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या जाएगा आपके पास यहाँ से? तो आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू 14। ठीक है, S की वैल्यू क्या है? 14। क्या पूछा आपसे? अच्छा, आपसे राम की एज पूछा है। तो बेटा किसी भी इक्वेशन में आप S की वैल्यू डाल दो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे डाल दिया, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ S, तो यानी कि 14×42 विच इज इक्वल टू 32 ईयर्स। आपका आंसर दैट इज ब्रावो। लेकिन आप खुद सोचो, अगर एग्जाम में बेटा इतना टाइम वेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ अगर इस क्वेश्चन को दे रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं इस पे टाइम वेस्ट, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस पे आप कितना टाइम बचाओगे? कैसे करना है? शॉर्टकट क्या है इसका? मैंने बताया था कि प्रेजेंट एज मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगी, अपनी मर्जी से लिखने की आपको जरूरत नहीं है। उसने क्या बोला कि आज से 5 साल पहले, मतलब माइनस के 5 साल। तो बेटा राम और श्याम की जो एज का रेशो है वो आप निकाल सकते हैं ना, है ना। जैसे मान लो उसने बोला कि जो राम की एज है ना वो कितना है? ट्वाइस ऑफ श्याम है। तो बेटा राम और श्याम की एज का रेशो कितना आ जाएगा? 2:1। ये रेशो कब का है? 5 साल पहले का। अब 4 साल बाद क्या हो गया? प्लस के 4 साल, कहाँ से? प्रेजेंट एज से। तो उसने बोला है कि जो राम की एज है ना, ओके 3 गुना था बेटा, ये कितना है? ये राम की एज कितना है? 3 गुना। लेकिन 4 साल बाद क्या हो गया? उसकी एज का रेशो 2:1। मैंने आपको अब क्या सिखाया था? देखो बेटा दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 5 और 4 9, 5 और 4 9। और रेशो में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी किसी भी रेशो में आप सेम वैल्यू ऐड करोगे या सेम वैल्यू माइनस करोगे तो देखना रेशो बेटा सेम रेट से इंक्रीज होगा, सेम रेट से डिक्रीज होगा। क्या ऐसा होता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तब क्या करेंगे? पहले इनका रेशो बराबर करो। कैसे होता है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो यही आएगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:2। अब देखो 3 से 1 बढ़ गया, 1 से 1 बढ़ा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 1। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 1। अगर रेशो में आपने सेम चीज ऐड की है तो बेटा रेशो हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होना चाहिए। तो एज बेटा कितने साल बढ़ी? हमारे अकॉर्डिंग एज बढ़ी 1 साल, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 9 साल। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना है?
9 साल। क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। प्रेजेंट एज बेटा निकालने के लिए या तो इससे निकाल दो 5 साल पहले वाली से, या फिर 4 साल बाद वाली से निकाल दो। 4 साल के बाद इसकी एज कितनी थी? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? 36 साल। ये कौन सी एज है? 4 साल बाद। तो अगर मैं बेटा प्रेजेंट एज पे आऊंगा तो इसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर कितना जाएगा? 32 साल। दैट इज ब्रावो। तो ये शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे कि भाई इफ 78 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर प्रोपोर्शनल टू 1,1/3 एंड 1/6 देन द मिडल पार्ट इज। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है बेटा? रेशो आपको दे रखा है कि भाई 78 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन तीनों पार्ट का जो रेशो है ना वो क्या है? तो 1:1/3 रेशो 1/6। और रेशो में मैंने आपको लिखवाया था कि आप ध्यान रखना, रेशो बेटा ना तो कभी डेसिमल में और ना कभी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो आप इस रेशो को कन्वर्ट करेंगे अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशो कितना जाएगा आपके पास? 6:2:1। जब आपने 78 को इन 3 पार्ट में डिवाइड करा है तो मैंने रेशो का मतलब क्या सिखाया आपको कि भाई पहला पार्ट कितना है? 6, दूसरा पार्ट कितना है? 2, तीसरा पार्ट कितना है? 1। तो इन तीनों का सम आपके हिसाब से कितना आया? 6, 2, 8 और 1 9 यूनिट। इस 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 78। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे बेटा, अगर 9 से डिवाइड करेंगे और 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा? ये जाएगा बेटा आपके पास 78/9। क्या पूछा है उसने? मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट है कितना बेटा? 2 है। इंटू 2 कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। कट रहा है किसी से? तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नम 18। तो 2 नम 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 58/3। और तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एक बार बस आप इसकी बेटा कैलकुलेशन चेक कर लो। उसने बोला है 1:1/3 रेशो 1/6 और मिडिल पार्ट उसने पूछा है। एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 एकम 6, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 78 है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर कितना आपका? 58/3। कैलकुलेशन में एरर होगा तो एक बार चेक कर लेंगे, वैसे कोई है नहीं। ठीक है, 78 को हमने 9 से डिवाइड करा, कितना चले जाएगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नम 18, 29 और 29 दूनी कितना होता है? 58। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है बेटा? 58/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। या तो हो सकता है बेटा इसमें कोई टाइपिंग एरर हो, है ना? तो फिर भी आप एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना। अगर कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। देयर आर 350 बॉयज, ठीक है, इन दी फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वो क्लास की बात कर रहा है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड इज 2:3 while that of boys in the second and the third standard is 4:5. what is the total number of boys in the first and the third standard? देखो टोटल बॉयज कितने हमारे पास? 350। तो पहले और सेकंड स्टैंडर्ड में, मतलब पहली और दूसरी क्लास के जो बॉयज का रेशो है वो कितना है? 2:3। और सेकंड और थर्ड में जो उनका रेशो है बेटा वो कितना दे रखा है आपको? 4:5। आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्योंकि 350 बॉयज है टोटल आपको दे रखा है। तो सेम ये वाला क्वेश्चन है ये। अगर टोटल वैल्यू आपको दे रखी है ना, आपको तीनों पार्ट में डिवाइड करना है। लेकिन तीनों पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपके पास रेशो होना चाहिए किसका? तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के बॉयज का रेशो आपके पास होना चाहिए। ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है। मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेकंड, जो भी बेटा कॉमन पोर्शन होगा दो रेशो के अंदर, वो सेम होना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट सेकंड मतलब ए बी सी का अगर आपको रेशो फाइंड करना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12। बी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, सेकंड वाले की वैल्यू आ चुकी है, 3 पंजे 15। तो ये क्या हो गया कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में जो बॉयज का रेशो है वो कितना है? 8:12:15 है। मैंने क्या मतलब सिखाया था कि अगर कभी भी आपको रेशो दे रखा है तो यानी कि पहली क्लास में बॉयज का रेशो 8 है, मतलब उनकी नंबर कितना है? 8। सेकंड वाले में 12, थर्ड वाले में 15।
सबको ऐड करेंगे तो 12, 8, 20 और 15 कितना हो जाएगा बेटा 35। तो 35 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 350। एक की वैल्यू कितना आ गया 10। क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में बॉयज हमारे पास है कितने 23। तो बेटा 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210, आपका आंसर दैट इज डेल्टा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा आपको ये मेथड आते हैं, नहीं आते हैं तो सीखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे, 125th ऑफ द स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड डिड नॉट अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, 11 upon 28th of those who appeared passed। if the number of registered student is 2000 the number who passed is। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आपको दे रखी होती है ना, उसका एलसीएम लेके और टोटल नंबर आप लेट कर लो और एक ट्री बना के ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व किया करो। ठीक है, अगर बेटा ट्री बनाना आपको आता है काम आसान हो जाएगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा अगर आप एक्स मान के सोल्व करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। 1 upon 28th ऑफ दी टोटल, यानी कि हु रजिस्टर डिड नॉट अपेयर, और जो अपेयर हुए उसमें से 11/20 क्या हो गया बेटा पास हो गए। तो 25 और 20 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा सॉरी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मान लिया कि टोटल 100 बच्चे थे, या 1000 मान लो अपनी मर्जी से। ठीक है, टोटल 1000 बच्चे थे। अब उन 1000 बच्चों में से क्या हुआ कि बेटा 1/25 ना जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था वो आए नहीं। तो मान लो कि रजिस्ट्रेशन किया था 1000 बच्चों ने, ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, इसका 1/25 आए ही नहीं, अब्सेंट हो गए। तो अगर 1/25 इसके नहीं आए तो बेटा इसका 1/25 होगा कितना, आपको दिख रहा है 25 चौका 100 यानी कि 40, यानी कि 40 बच्चे वो हैं जो आए नहीं। तो कितने बच्चे आए, तो आप बोलोगे बच्चे आए 960। ये वो बच्चे हैं जो बेटा अपेयर हुए। अगर ये अपेयर हुए ना, उसने क्या बोला है 11 upon 28th ऑफ दोज हु अपेयर्ड पास्ट, इनका भी 11/20, ध्यान रखना 11/20 वो है जो क्या हुआ है पास हो गए। तो 0 से 0 चले जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो 11 8 88 का 8 हासिल लगे 8, 11 चौक 44, 44 और 8 कितना चले जाएगा 52। तो बेटा ये 528 बच्चे हैं जो पास हो गए। उसने क्या बोला है द नंबर हु पास्ड इज। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अब आपको उसने क्या बोला है इफ द नंबर हु रजिस्टर्ड स्टूडेंट इज 2। अच्छा ऑलरेडी आपको दे रखा है तो आपको 1000 मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने माना था 1000, 1000 की वैल्यू क्या है 2000, तो एक की वैल्यू कितना है 2, आपके हिसाब से पास हो रहे हैं 528, तो 528 का दुगना कर दो। तो बेटा 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1056। आप बस मेरी तरह बेटा गलती मत करना, जब आपको टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट दे रखे हैं तो 100,000 मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है 2000 पे काम कर सकते हो। ठीक है, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। फिर लाइक कैसे एक बार देख लो अगर डाउट हो रहा है तो। भाई टोटल रजिस्ट्रेशन उसने दे रखे हैं 2000 है। ठीक है, टोटल बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 2000 का हुआ है। उसमें क्या बोला है इसने कि 1 upon 28th ऑफ द स्टूडेंट हु रजिस्टर डिड नॉट अपेयर। तो मतलब इसका बेटा 1/25 अपेयर नहीं हुए तो अब्सेंट है। अगर अब्सेंट है तो कितना आ जाएगा, देखो बेटा 25 अट्ठे 200, यानी कि 80 लोग क्या है अब्सेंट। अगर 80 लोग अब्सेंट हैं तो आए कितने हैं, तो आप बोलोगे आए हैं 1920। ये 1920 बच्चे हैं जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं। अगर ये अपेयर हुए हैं, इनका भी क्या बोला इसने 11/20 क्या हो गया बेटा पास हो गया। तो इसका 11/20 अगर आप निकालोगे 0 से 0 चले जाएगा, 2 से यहाँ काटोगे तो बेटा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चंग 66, 66 मतलब आखिरी डिजिट क्या होनी चाहिए 6। कितने ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका आंसर, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, आप ट्राई करो ऐसे क्वेश्चन, अब तो बेटा आपको सोल्व करना आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। इफ A ratio B is equal to 1:2, B ratio C is equal to 3:4, and C ratio D is equal to 2:3, and D ratio E is equal to 3:4, then what is B ratio E। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। फिर भी देख लो एक बार कैसे करना है। A रेशो B आपको दे रखा है 1:2, ठीक है। B रेशो C आपको दे रखा है बेटा यहाँ से 3:4,
और C/D आपको दे रखा है 2/3 और D/E आपको दे रखा है 3/4। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, देखो B और E। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बेटा लास्ट के 2 सेशन में सिखाया था कि कभी भी पहला और लास्ट का अगर दे रखा है, देखो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, ठीक है, जो मिस्टेक होती है आप लोगों से वो क्या है कि यहाँ पे बच्चे ना जल्दीबाजी में निकालना स्टार्ट कर देते हैं A/B/C/D/E, और उसके बाद फिर यहाँ से B और E की वैल्यू उठा के लिख देंगे और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो गलती है ना आपको यहाँ पे नहीं करनी है। कब नहीं करनी ये गलती, जब आपको बेटा पहला और लास्ट का पूछा है, जितना भी रेशो आपको दे रखा है ना, अगर उस रेशो के अंदर पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म कहीं पे भी हो, फिर चाहे बेटा बी और डी का पूछे, ए और डी का पूछे, ए और ई का पूछे, या सी और ई का पूछे, अगर रेशो में जितने भी टर्म्स आपको दे रखी है ना, पहला और लास्ट का आपसे रेशो पूछ रहा है, क्या पूछा उसने, बी और ई, तो बी क्या है देखो इसका पहला वाला, ई क्या है इसका लास्ट वाला, ये चीज आप ध्यान रखो बस। तो आपसे पूछा है बी और ई का रेशो क्या है, देखो ये पहला और आखिरी वाला, तो इन दोनों के बीच में जितने भी बेटा रेशो है ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि B अपॉन ई निकालने के लिए सबकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 3/4, 2/3, 3/4, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/8। 3/8 का मतलब कितना है 3/8, आपका आंसर दैट इज चार्ली। अगर आप पहले बेटे यहाँ पे रेशो फॉर्म करने जाओगे ना तो आपका जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, 120 is distributed among A, B and C so that A share is 20 more than B share and 20 less than C share, what is B share? ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो हमारे पास टोटल अमाउंट था 120, अब इस 120 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा 3 लोगों में, ठीक है, A, B और C, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया है, ध्यान रखना कैसे किया है, कि भाई जो A का शेयर है ना इज 20 मोर देन B शेयर एंड 20 लेस देन C शेयर, मतलब C को जितना अमाउंट मिला उससे 20 कम मिला है किसको, A को, और B से उसको जो है ज्यादा मिला है। तो कहीं भी ना अपनी मर्जी से किसी को भी आप 100 मान लो आपने C को 100 मान लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A को क्या मिला है बेटा 20 ज्यादा मिला है B से और 20 कम मिला है C से। अगर C को 100 मिला है तो A को कितना मिला है 80 मिला है, A को 20 ज्यादा मिला है किससे B से, तो इसका मतलब इसको बेटा कितना मिला है 60 मिला है, इजंट इट। ये क्या दे रखा है आपको, इनके अमाउंट का समेशन, तो इनके अमाउंट का समेशन करो कितना जाएगा 240, तो बेटा 240 की वैल्यू कितना है 120, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा 1/2। क्या पूछा है B का शेयर, B का शेयर कितना है 60, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 30, आपका आंसर, तो ऑप्शन में नहीं आ रहा भाई, ऐसा कैसे हो गया, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। A शेयर इज 20 मोर देन, अच्छा ओके B से ज्यादा है 20 बिल्कुल ठीक है, एंड 20 लेस देन C बिल्कुल ठीक है, रेशो निकाल दो। अच्छा यहाँ से एक काम करो, तो रेशो कितना आएगा आपका 8/6/10, थोड़ा और ब्रेक करोगे 4 3 5, तो 5 4 9, 5 3 8 और 4 12, तो बेटा 12 की वैल्यू कितना है 120, 1 की वैल्यू कितना है 10। क्या पूछा आपसे व्हाट इज B शेयर, तो बेटा B का शेयर कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा 30, 30 ही आना चाहिए। क्या गलती कर दी इसमें बेटा, मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ ना कुछ टाइपिंग में एरर है, ठीक है या तो वैल्यूज में कुछ चेंज है या फिर ऑप्शन में कुछ चेंज है, जो डाटा भी आपको दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना है 30, ठीक है। बाकी एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे गलत है नहीं, ठीक आया आंसर, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि ये सारी जो मिस्टेक्स थी बेटा मैंने क्लास में, मतलब ये शीट में मैंने इनको जो है चेंज कर दिया था, पर मुझे लग रहा है इसमें नहीं हो पाया शायद, ये कोई बात नहीं। अ जेंटलमैन लेफ्ट अ सम ऑफ 39,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर हिज डेथ अमंग हिज विडो। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बेटा 2 बार आ रखा है एग्जाम में, एक बार 18 के फर्स्ट में और एक बार आई थिंक 20 के फर्स्ट में, ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन 2 बार ये रिपीट हुआ है एज इट इज, ऑप्शन भी सेम थे। अ जेंटलमैन लेफ्ट अ सम, नहीं एक बार आया था बेटा ये 16 के फर्स्ट में और एक बार आया था 18 के फर्स्ट में।
अ जेंटलमैन लेफ्ट अ सम ऑफ ₹39,000। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था? 39,000 जो छोड़ दिया है। किसके लिए छोड़ा ये? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर हिज डेथ अमंग हिज विडो। ठीक है, उसकी वाइफ, अगर मैं बात करूं वाइफ में 5 सन्स, ठीक है 5 सन्स में, एंड 4 डॉटर्स, और बेटा 4 डॉटर्स में। इफ ईच सन रिसीव 3 टाइम एज मच एज डॉटर रिसीव। ठीक है, ईच सन मतलब जो सन है ना वो बेटा रिसीव कर रहा है कितना? ईच डॉटर का 3 गुना। तो यहां से आप कह सकते हो कि सन और डॉटर का अमाउंट का रेशियो कितना है? 3:1। एंड ईच डॉटर रिसीव ट्वाइस एज मच एज देयर मदर। तो जो डॉटर है बेटा वो मदर से कितना ले रही है? 2 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब रेशियो कितना जाएगा? 2:1। क्या बताया था मैंने? अगर 2 रेशो में आपको कोई कॉमन चीज दिखती है ना, और आपको तीनों का रेशो निकालना है, सन डॉटर और बेटा मदर का रेशो निकालना है, तो कॉमन जो कॉमन है उसको सेम कर दो। डी की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे डॉटर की वैल्यू 1, यहाँ पे बेटा डॉटर की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा? 6:2:1 आपका आंसर। ये क्या मिला आपको? सन डॉटर, ईच डॉटर और उनकी मदर का। ठीक है, क्या ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका रेशो। लेकिन बेटा आप ये देखो सन है कितने? सन थे 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 5 सन 4 डॉटर और मदर का जो अमाउंट का रेशो हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो टोटल अमाउंट आपके हिसाब से आया कितना? 39। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 39,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 1000। एक यूनिट है क्या कि भाई वाइफ को यानी कि उनकी मदर को कितना मिला? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 1000। क्या पूछा है? देन व्हाट इज दी विडो शेयर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 1000, यानी कि अल्फा आंसर। ठीक है, अब जो बच्चे बेटा पास्ट ईयर सोल्व करके जा रहे थे, ध्यान रखना, आई थिंक 2016 के फर्स्ट में या फिर अभी 20 के फर्स्ट में, ये सेम क्वेश्चन दोबारा से बेटा रिपीट होगा एज इट इज, और आंसर बिल्कुल सेम था 1000। देखो क्या बोल रहा है आपसे इसमें, ABCDE स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड बाय A इज 3 टाइम दैट कंट्रीब्यूटेड बाय D। A ने जितना कंट्रीब्यूट करा ना वो D का 3 गुना है। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि भाई A और D का जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसका रेशो कितना है? 3:1। आगे उसने क्या बोला है? E कंट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ A's कंट्रीब्यूशन। E जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बेटा वो कर रहा है हाफ ऑफ A। या तो यहां से निकाल लो रेशो, या फिर बेटा सारी वैल्यू एक की फॉर्म में निकाल लो, है ना। जैसे आपको दिख रहा है यार A की वैल्यू कितना है? थ्राइस ऑफ D। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ से A को कन्वर्ट कर दूं थ्राइस ऑफ D, तो यहाँ से कितना जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ D। A की वैल्यू D की फॉर्म में, E की वैल्यू भी D की फॉर्म में। देखते हैं अभी किस पे काम करना है। B कंट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ E's कंट्रीब्यूशन। तो B का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो कितना है बेटा? 1/3 ऑफ E। और अगर मैं D की फॉर्म में निकालूंगा तो E का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? तो 3/2 टाइम्स ऑफ D विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ D। तो काम करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज हम बेटा D की फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। आगे क्या बोला है? C कंट्रीब्यूटेड 2/3 ऑफ A's कंट्रीब्यूशन। जो C कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना कर रहा है? 2/3 ऑफ A, और A कितना कर रहा है? D का 3 गुना। ये कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ D आपके पास आ गया। क्लियर है? If the difference between the combined shares of A, D and E and the combined shares of B and C in the total profit of the firm is 13,500, what is the combined share of B, C and E? The share are supposed to be proportional to the contribution। वैसे भी अगर ये लाइन अगर आपको बेटा ना भी दी गई होती तब भी आपको पता है कि जो प्रॉफिट का रेशो होता है ना, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी, प्रॉफिट ऑफ डी एंड प्रॉफिट ऑफ ई, वो हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो के बराबर होता है। टाइम आपको नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है मतलब कांस्टेंट है, मतलब उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो है। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 टाइम्स ऑफ डी। बी का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे हाफ ऑफ डी। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? ट्वाइस ऑफ डी। ठीक है, क्या बचा आपके पास? ए, बी, सी। डी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? डी होगा। और ई का इन्वेस्टमेंट कितना है?
तो 3/2 टाइम्स ऑफ डी। यहाँ से आपने क्या करा बेटा, डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, रेशो निकाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 रेशो, ठीक है, 1 रेशो 4 रेशो 1, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करा ना मैंने सब में, हाँ तो 4 रेशो 2 रेशो कितना हो जाएगा, ये 3। ये आपके पास ए बी सी डी ई के इन्वेस्टमेंट का यानी कि उनके लाभ का रेशो आ गया। अब उसने क्या बोला है कि भाई कंबाइंड शेयर ऑफ किस किस का, द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड शेयर ऑफ ए डी ई। तो ए डी ई, देखो ए डी ई, तो ये है ए, ध्यान रखो, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। उसने बोला ए डी ई, तो 6 2 8 और 3 11, माइनस किसके साथ आ रहा है, बी एंड सी। तो बी और सी का कितना है बेटा, 5 यूनिट। तो इनका डिफरेंस आपके हिसाब से कितना आया, 6। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है देखो, 13,500। तो ये 6 यूनिट की वैल्यू है 13,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 6 दूनी 12, कितना चला जाएगा ये 15, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक है, 22,000 सॉरी 2,250। क्या पूछा है, व्हाट इज द कंबाइंड शेयर ऑफ बी सी ई। तो बी सी ई, तो 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 0 0, 8 पंजे 40 का 0, बेटा 2 0, अच्छा इन दोनों ऑप्शन में है, तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, 3 0 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज आंसर। यानी कि ब्रावो आपका आंसर। ये नहीं कि आप सारा मल्टीप्लाई करके आप उसको चेक कर रहे हो, नहीं, जब आपको लग रहा है कि यार 3 0 एक ही ऑप्शन में है ना, आपका आंसर आ गया, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें आगे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन। बेटा पहले ना अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप पॉज करो, पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करो, उसके बाद फिर आप जो है सॉल्यूशन देखो, है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि द सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड मदर एंड अ सन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, अ सन सोनू एंड डॉटर सविता एंड सोनिया इज 96 ईयर्स। सोनू इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। The year Sonu was born, the sum of the ages of all the members of the family was 66 years. If the father's age now is 6 times that of Sonu's present age, then 12 year hence the father's age will be. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। The sum of ages of a father, ठीक है, father, sum of ages of a father, mother, okay, mother, ठीक है, फादर मदर, अ सन सोनू, एक सन है उनका सोनू, दूसरा अ डॉटर सविता, ठीक है। तो डॉटर को मैंने लिख दिया डी, सन को मैंने लिख दिया एस, ये फादर और ये मदर। इनकी एज का सम कितना है अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा सविता एंड सोनिया, बेटा डॉटर 2 है, ओके, तो इसको कर देते हैं D1 और आगे कर देते हैं D2। एक सन है, डॉटर कितनी है 2, तो D1 प्लस D2 की वैल्यू कितना है यहाँ से 96 ईयर्स। सोनू इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सोनू जो है बेटा सबसे छोटा है, ठीक है, ये आपका सोनू है अगर फिर भी आपको लिखना है तो, और ये सविता और सोनिया। द ईयर सोनू वाज बोर्न, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वाज 66 ईयर्स। जिस साल सोनू बोर्न हुआ, अब किस साल बोर्न हुआ हमें नहीं पता, उसकी एज क्या है हमें नहीं पता, तो मान लो बेटा सोनू की एज है x, अगर आज उसकी एज x है, मान लो 4 साल का है, तो इसका मतलब 4 साल पहले तो बेटा वो क्या हुआ होगा, पैदा हुआ होगा ना। अब एजेस में आपको पता है कि अगर आज आपकी एज मान लो 20 साल है, तो 2 साल पहले 18 होगी, 4 साल पहले 16 होगी, तो सबकी एज क्या होगी, सेम रेट से डिक्रीज हो रही है, सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। एजेस में खास बात है कि सबकी एज जो होगी वो मतलब सेम वैल्यू से डिक्रीज होती है। तो अगर आज ये x ईयर का है मान लेते हैं, दैट इज दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। अगर उसकी एज आज है x, उसने क्या बोला है कि जब ये पैदा हुआ था तब सबकी एज का सम कितना था बेटा 66 ईयर्स। तो जब ये पैदा हुआ होगा ना, तो आप क्या बोलोगे कि सबकी एज में से x माइनस कर दो, ठीक है। सबकी एज में से क्या माइनस करेंगे, तो फादर की एज में से x माइनस करेंगे, मदर की एज में से भी x माइनस करेंगे, ठीक है, सोनू तो उस टाइम था ही नहीं, और डॉटर की एज में से भी बेटा क्या करेंगे x माइनस करेंगे, प्लस इसमें से भी x माइनस करेंगे। ऐसा करके इनकी एज का सम कितना है 66 ईयर्स, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात मतलब आपको बेसिकली पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा बेटा फादर प्लस मदर प्लस D1 प्लस D2 माइनस 1 2 3 4, तो माइनस 4x की वैल्यू 66।
अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे इस वाली इक्वेशन में से। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, ठीक है, 96 माइनस एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 66 विच इज इक्वल टू, या जाएगा बेटा 5x इज इक्वल टू 30 और x की वैल्यू कितना जाएगा 6। अगर x की वैल्यू 6 है, उसने क्या बोला है, इफ द फादर एज नाउ इज 6 देन दैट ऑफ सोनूज प्रेजेंट एज। तो बेटा सोनू की प्रेजेंट एज है कितनी, x की वैल्यू 6, और जो फादर की एज है ना इसके, वो इसकी प्रेजेंट एज का 6 गुना है, तो मतलब कितना हो गया 36। लेकिन उसने क्या पूछा है, आज से 12 साल बाद, तो आज से 12 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज 48। आपका आंसर डेल्टा। क्लियर है, चलो। और ये बेटा आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। 10 years बिफोर, उसने बोल दिया 10 साल पहले, द एज ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर वर इन द रेशो 3:1। ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये क्या है आपकी प्रेजेंट एज, आज से 10 साल पहले यानी कि माइनस का 10 साल, उसने क्या बोला है कि भाई मदर और डॉटर है ना, तो ऐसे लिख देते हैं, मदर और डॉटर की जो एज का रेशियो वो कितना है 3:1 इन अनदर 10 years, मतलब आज से 10 साल बाद, फ्रॉम नाउ है ना, तो यानी कि प्लस के 10 साल, तो इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:7। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। मैंने बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन में कि पहले चेक करो कि क्या जो रेट इंक्रीज हुआ है क्या वो सेम है, क्योंकि देखो यहां से यहाँ की दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 10 + 10 20 साल का डिफरेंस है, और इसका भी कितना है, तो दोनों की एज का डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्या आ रहा है, 3 और 13 का डिफरेंस कितना है बेटा 10, 1 और 7 का डिफरेंस कितना है 6, क्या सेम आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो पहले इसको सेम करो। सेम करने का तरीका क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो 2, इन दोनों का डिफरेंस देखो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 तिया 18, 6 ही कम 6, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है इनका 8, डिफरेंस कितना है इनका 8, मतलब 8 की वैल्यू कितना है बेटा 20 साल, 8 यूनिट की वैल्यू 20 साल। उसने क्या पूछा है प्रेजेंट एजेस। पहले किसी पे भी काम कर लो, 26 पे काम कर लो, चलो। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, किसका निकालना है मुझे 26 का, क्योंकि या तो इस पे काम कर लो, इस पे काम कर लो, किसी पे भी काम कर लो, दोनों से आंसर ठीक आ जाएगा। तो 26 यूनिट की वैल्यू, इसका मतलब 26 यूनिट क्या है, आज से 10 साल बाद, ठीक है, मदर की एज क्या होगी, ये 14 क्या है आज से, ठीक है, 10 साल बाद डॉटर की एज क्या होगी। तो यहाँ से बेटा इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 13 पंजे 65, ये कौन सी एज है 10 साल बाद, तो आज एज कितनी है उसकी 55। कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ब्रावो। ठीक है बेटा, तो हमने ये जो छोटे छोटे सेशंस है ना आपके, हमने इसीलिए इनको रखा हुआ है ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो, और आपको जो है मतलब टाइमली आप जो उसको समझ भी पाओ और उसको बेटा देख भी पाओ। और ऐसे ही बेटा और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ आप जुड़े रहें, ठीक है, आप कनेक्टेड रहें। जय हिंद।